Good morning, all of you. Last period we will see about the aerobic and anaerobic respiration. Yes, do you remember it? Yes, I think so. You read it out, and I know that you learn these definitions also. If you are not learn it, so learn it properly because it is very important for our examination. Now our next topic is breathing. Do you know about the breathing? Last period I will tell you about what is meant by the breathing and what are the difference between the cellular respiration. So first topic means last period we see about the cellular respiration. Yes, cellular respiration has two types, that is the aerobic and anaerobic respiration. Okay, so now we will see about the breathing. Breathing means सांस लेना, दूसरों की सांस नहीं लेना. सांस लेना means breathe out करना, inhale करना, exhale करना, that is the breathing. Okay, so let's see. Breathing is a mechanical process of taking in fresh air, rich in oxygen, and giving out air rich in carbon dioxide. Breathing is the mechanical process. Breathing ये क्या है? एक mechanical process है. इसमें हम क्या करते हैं? Taking in fresh air, rich in oxygen. हम fresh air लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. मतलब ऑब्वियस है हमारी बॉडी जो है ओनली ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करती है. ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द इनहेलेशन. ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इनहेलेशन. ओके, ऑक्सीजन लेना मीन्स इनहेल करना, एंड गिविंग आउट द एयर रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज द एक्सहेलेशन. कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर एक्सहेल करना, बाहर छोड़ना, दैट इज द एक्सहेलेशन. इट इज अ प्रोसेस विच कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जब तक हम लोग जिंदा है, जब तक हमारी लाइफ है, जब तक हम सर्वाइव कर रहे हैं, तब तक ये शुरू ही रहेगा. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. अगर ये प्रोसेस बंद हो गई तो वी आर डाई. ओके, वन ब्रेथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन. वन ब्रेथ मीन्स एक बार सांस लेना और छोड़ना, दोनों को मिला के एक ब्रेथ कंप्लीट हो जाता है. नहीं तो आप कहोगे कि हाँ हमने सांस ले लिया मतलब हमारा वन टाइम ब्रेथिंग हो गया. नहीं, वन टाइम ब्रेथिंग करना मीन्स क्या होता है? वन टाइम ब्रेथिंग करना मीन्स सांस लेना एंड सांस छोड़ना. ओके, द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रेथ इन अ minute is termed as the breathing rate. The number of time a person breathes in a minute is a term as the breathing rate. मतलब जो हम पर मिनट जितना ब्रेथ करते हैं, एक मिनट में हम कितनी बार ब्रेथ करते हैं या कितनी बार हम सांस लेते हैं, उसे हम ब्रेथिंग रेट कहते हैं. आपको पता है क्या आपका ब्रेथिंग रेट कितना होता है? हमारा ब्रेथिंग रेट 72 टाइम्स हम ब्रेथिंग कर लेते हैं. ओके, 60 सेकेंड्स में. 60 सेकेंड्स मीन्स 1 मिनट में हम लोग 72 टाइम हमारा हार्ट जो होता है वो ब्रीथ इट आउट करता है, मतलब इन एंड आउट करता है. इट मीन्स हम लोग ब्रेथिंग करते हैं. ओके, व्हाट इज योर ब्रेथिंग रेट? डू यू इट रिमेन कांस्टेंट और चेंज? लेट अस फाइंड आउट. हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होता है? क्या ये चेंज होता है? जैसे वैसे ही रहता है? देखते हैं हम लोग. देखिए, find out how many times you breathe out in a minute. Number of breath per minute is your breathing rate. Now count your and your classmate breathing rate after walking, running and doing exercise recorded. You are finding the able to given below. अभी आप कहोगे कि ब्रीथिंग रेट कैसे काउंट करें मैडम? ब्रीथिंग रेट कैसे करें? मतलब एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, ऐसा करते हैं ना हम लोग, अंदर बाहर. जो हम सांस लेते हैं उसके लिए ना स्टेथोस्कोप का अच्छे से यूज हो सकता है. स्टेथोस्कोप लोग पीठ पे लगाओ और कानों में लगाते हैं हम लोग. तो फिर वॉच देखो, हमारे डॉक्टर करते हैं हमेशा, है ना, ऐसे वॉच देखते हैं और चेकआउट करते हैं, है ना. तो ये सब करने समय देखो बोलते हैं कि लंबी सांस लो, सांस लो और सांस छोड़ो, सांस लो और सांस छोड़ो. ऐसे में क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है कि ये वो चेक करते हैं. उसी तरह आप लोग भी कर सकते हो. आपके फ्रेंड का, आपके क्लासमेट का जब वो बहुत चलते हैं तब वो कितने टाइम सांस लेते हैं, रनिंग करते समय और एक्सरसाइज करते समय. मैंने उस टाइम में बताया था आपने कि एक्सरसाइज और रनिंग करते समय हम बहुत जोरों से सांस लेते हैं. वाई? बिकॉज वी नीड द मोर मच ऑक्सीजन, वी फुलफिल ऑफ द ऑक्सीजन, है ना. हमें ऑक्सीजन फुलफिल करना पड़ता है हमारे बॉडी में, इसीलिए दैट टाइम हम बहुत जोरों से सांस लेते हैं. ओके, तो ये जो एक्टिविटी है आपको करनी है
देखिए, हो सके तो कर सकते हो तो कर लीजिए। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी यू विल रियलाइज दैट व्हेन वी ब्रेथ फास्टर मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई इन अवर सेल्स। जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रेथ करते हैं तब हमारे सेल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है। इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी रिलीजेस। उसी तरह हम लोग ऑल्सो इंक्रीजेज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन करना, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करना, ये सब भी इसी में होता है। मतलब जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज़्यादा हम एनर्जी रिलीज कर पाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेन फास्टर। आपको आपका ब्रेन चलाना है। क्या होगा? वाई डू यू फील हंगर आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। आपने अगर बहुत मेहनत की तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। क्यों लगती है? बिकॉज हमारे बॉडी की जो एनर्जी होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड मटेरियल से। दैट्स व्हाई। नाउ नेक्स्ट इज द हाउ डू वी ब्रेथ। हम सांस कैसे लेते हैं? देखिए, इन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग वेरियस ऑर्गन आर इन्वॉल्व दैट वर्क टुगेदर। जब ब्रेथिंग का प्रोसेस शुरू होती है दैट टाइम वेरियस ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन वर्क टुगेदर। अलग अलग ऑर्गन जो एक साथ काम करते हैं। ओके, द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्रेथिंग आर नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, वाइंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ब्रेथ करने के लिए? कौन कौन इंपॉर्टेंट होता है? देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टिक करना है आपको कि द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के लिए कौन कौन से ऑर्गन है? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब नाक की पुड़ी, जो नाकों का जो ये होते हैं ना, दो हमारे होल्स होते हैं नाक में, दैट इज द नॉस्ट्रिल। नेसल कैविटी मतलब अंदर का पोर्शन। वाइंड पाइप, एयर वाला वाइंड पाइप, उसे उन्होंने लिरिंग्स भी कहा है। लंग्स एंड डायफ्राम, दिस इज द वाइंड पाइप, दिस वन इज द वाइंड पाइप, दिस वन इज द लंग्स एंड दिस वन इज द डायफ्राम। ओके, डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी लंग्स की एंड वाइंड पाइप की। ओके, और ये भी नेसल कैविटी एंड नेसल पैसेज की। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू अवर नॉस्ट्रिल इनटू द नेसल कैविटी। जब हम एयर लेते हैं वो नॉस्ट्रिल से जाता है और वहां से नेसल कैविटी में जाता है। फ्रॉम नोज देयर द एयर रीचेज द लंग्स थ्रू द वाइंड पाइप एंड ट्रैकिया विच डिवाइडेड इनटू द ट्रू ब्रोंचाई। अभी देखिए, नॉस्ट्रिल से हमने सांस ली, दिस इज वन द नॉस्ट्रिल, ये नेसल कैविटी में जाता है, नेसल कैविटी से वाइंड पाइप में, वाइंड पाइप से फिर लंग्स में। तो ये जो लंग्स जो होते हैं वाइंड पाइप से ट्रैकिया, दिस वन जो छोटे 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 ये दिखाई दे रहे हैं ना पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द ट्रैकिया। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रैकिया। तो ये जो ट्रैकिया है इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंचाई, डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंचाई। छोटे छोटे अंगूर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, दैट इज द ब्रोंचाई। ये क्या है? सॉरी, ये जो दिखाई दे रहे हैं पेड़ जैसे अलग अलग जो दिखाई दे रहे, ब्रांचेस जो दिखाई दे रहे, हर एक ट्रैकिया को दो सेपरेट ब्रोंचाई है। समझ में आया क्या? ट्रैकिया मीन्स क्या एंड ब्रोंचाई मीन्स क्या? अंडरस्टैंड? समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, अभी हम समझा रहे हैं आप लोगों को। दिस वन इज द वाइंड पाइप एंड दिस इज द ट्रैकिया। ये सब क्या है? ट्रैकिया। दिस इज द ट्रैकिया। तो हर एक ट्रैकिया को ऐसे दो छोटे छोटे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, दिस इज द ब्रोंचाई। ये क्या है? ब्रोंचाई। ओके, दिस वन इज द wind pipe and this one is the trachea. Understand? समझे सभी को? ब्रोंचाई मीन्स क्या? और इसी ब्रोंचाई का दो अंगूर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे, दैट इज द एलिवॉइल्स। ये क्या है? एलिवॉइल्स। ओके, ये हमें अभी आगे देखना है। एलिवॉइल्स, ये जो अंगूर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, अभी मैं बता देती हूँ उसका नाम। Alveoli. Okay, understand? This one is the wind pipe, this one is the trachea and this one is the bronchi. ये दो जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को ये, and this one is the alveoli. Look at here, the bronchi enter into the lungs. ये जो bronchi है छोटे छोटे, ये lungs के अंदर जाते हैं. These lungs, the lungs are present in the chest cavity. Lungs कहाँ होता है? chest में, and surrounded by the rib cage on the sides. ये जो this one is the लंग्स, ये दोनों लंग्स है, ये लंग्स के साइड में, मतलब लंग जो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं को साइड बाय साइड जो दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द रीब केज। ये क्या है? रीब केज।
रिब केज मतलब आपने अगर आपके खुद की चेस्ट को हाथ लगा के देखो तो हड्डियों जैसे जाली जैसे जो दिखाई देता है, जैसे हमारे घर का कंपाउंड होता है उस जैसा जाली जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज द रिब केज। ये रिब केज के बैक साइड में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होता है? लंग्स। और ये लंग्स के अंदर ये ट्रैकिया और ब्रांचा होते हैं, ये ब्रांचा उस लंग्स के अंदर जाते हैं। ओके, दे आर स्पॉन्जी bag-like structure and enclose the thin wall and tiny air sacs called as the alveoli। उसके अंदर एक स्पॉन्ज मतलब स्पॉन्ज लाइक बैग लाइक छोटे बैग होते हैं जो थीन वॉल के अंदर होते हैं। एयर सैक मतलब हवा भरी होती है उसमें। ऐसे कुछ पोर्शन होता है जैसे जिसको मैंने अंगूर का नाम दिया है ना, ग्रेप्स का नाम दिया है, दैट इज द एलोइल्स। उसे क्या कहेंगे? एलोइल्स। समझ में आया? क्या कहते हैं हम उसको? एलोइल। क्या कहेंगे? एलोइल, एलोइल। ओके, अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड एज डायफ्राग्राम। ये जो बहुत ही मस्कुलर शीट होती है उसे हम डायफ्राग्राम कहते हैं। फ्रॉम द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी, ये सब कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी के बेस में। ओके, डाउनवर्ड में। समझा सभी को? जब भी हम एयर लेते हैं कहाँ से लेते हैं? नॉस्ट्रल से लेते हैं। नॉस्ट्रल से नेसल कैविटी से वाइन पाइप से ट्रैकिया से ब्रोंचिया और ब्रोंचिया से दैट्स एलोइल, यहाँ तक जाता है। और वहाँ उसके साइड में होता है हमारा डायफ्राग्राम। ओके, ब्रीथिंग इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्राम। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्राम एंड रिब केज। जब भी हम ब्रेथ करते हैं तो हमारा डायफ्राग्राम जो होता है वो मूव करता है मतलब ऐसे डाउनवर्ड, जैसे कि ये मेरा हाथ है ना, ये हो गया, ये ऐसे वे में होता है, ऐसे वे में होता है। ठीक है, तो हम ब्रीथिंग करते हैं ऐसा इस तरह ये क्या होता है? मूव होता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? दिस वन इज अ डायफ्राग्राम। ये डायफ्राग्राम कुछ इस तरह इन एंड आउट, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मोशन में मूव होता है। ओके, ब्रीथिंग इन्वॉल्व इन द मोमेंटम ऑफ डायफ्राग्राम एंड रिब केज। जब भी ब्रीथिंग होती है तब डायफ्राग्राम एंड रिब केज दोनों भी अप एंड डाउन, आपने देखा होगा कभी, तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट जो होती है मतलब रिब केज जो होता है ऊपर नीचे होता है। ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड डायफ्राग्राम मूव डाउन। जैसे ही इनहेलेशन होता है मतलब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तब हमारे रिब्स जो है, जो रिब केज होता है वो अप साइड में होता है, ऊपर आता है, लेकिन डायफ्राग्राम डाउनवर्ड में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है और ये, दिस वन इज द रिब केज। ओके, जैसे ये डाउनवर्ड मीन्स ऐसे होता है तब ये ऐसे होता है। ओके, जब ये ऐसे होगा तब ये ऐसे होगा। इस तरह होता है। आप लोगों को आसानी से जब हम आगे वाली प्रैक्टिकल देखेंगे एक एग्जाम्पल, क्या मैं आपको यहाँ पे भी समझा सकती हूँ कि देखिए क्या है, डायफ्राग्राम जब इसे प्लेन होता है तो ये रिब केज इस तरह होता है। ओके, दिस वन इज द रिब केज, दिस वन इज द डायफ्राग्राम। ओके, जब ये डाउनवर्ड, जब ये अंदर की तरफ होता है, अपवर्ड होता है, तब ये रिब केज जो होता है वो प्लेन होता है, डाउनवर्ड होता है। समझ में आया? अंडरस्टैंड? देखिए, ड्यू टू दिस मूवमेंट वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज। जब भी मूवमेंट होती है तब हमारी चेस्ट कैविटी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज, मतलब अप एंड डाउन होते हुए हमें दिखाई देती है। द एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेस। तब ड्यू टू द मूवमेंट जब इनहेलेशन होता है तब हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, मतलब बाहर की तरफ आती है और हमारे लंग्स में एयर प्रेशर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एयर प्रेशर बढ़ता है। सॉरी, एयर प्रेशर कम होता है, डिक्रीजेस। लंग्स एयर प्रेशर, लंग्स इज डिक्रीजेस, मतलब लंग्स में जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अभी हमने क्या किया है? इनहेल किया, ऑक्सीजन लिया है, तो लंग्स में से थोड़ा सा एयर प्रेशर कम हो जाता है। एयर फ्रॉम द एटमोस्फेरिक हैविंग ए हेवियर प्रेशर rushes into the lungs through the nostril and lungs get filled with air। जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स में से एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और जैसे हम लेते हैं तब क्या होता है? बाहरी हवा के कारण, मतलब एटमॉस्फेरिक हेवी इस प्रेशर के कारण, एयर प्रेशर के कारण हमारा नॉस्ट्रिल जो है, लंग्स टू द नॉस्ट्रिल, लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर। लंग्स पूरी तरह हवा से भर जाता है जब हम लेते हैं तब। ड्यूरिंग द एक्सेलेशन,
जब हम एक्सेल होता है दैट टाइम क्या होता है, द रिब मूव्स डाउन, रिब क्या हो रहा है अभी, डाउन हो रहा है, एंड डाउन एंड इनवर्ड, एंड डायफ्राग्राम मूव अप इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन, डायफ्राग्राम अपवर्ड पोजीशन में होता है। ओके इसके लिए ना आपको एक एग्जांपल, जैसे कि आपने बलून लिया और एक बॉटल ली, ओके आपको ये जो है इससे समझ में आ जाता है। ये आपको एक्टिविटी दी है उन्होंने, देखिए यहाँ पे ये जो दिया है, दिस इज द, ये जो पाइप दिया है दिस इज द वाइन पाइप, और ये दोनों जो है दैट वन इज द एलोइल्स। ओके यहाँ पे एयर ले रहे हैं, अंदर जा रही है, तो यहाँ पे लंग्स है ये हमारे दोनों, हम लंग्स कहेंगे इन बलून को। ये लंग्स पूरे फूल रहे, जैसे ये फूलता है तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है, तो डायफ्राग्राम डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ आता है, और रिब केज जो होता है वो अपवर्ड होती है। समझ में आया, जैसे हम सांस छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं, तो एयर प्रेशर पूरा बाहर चला जाता है, बाहर जाएगा तो ये अपने आप क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है, क्योंकि हवा बाहर जा रही है, यहाँ से क्या हो रही है, बाहर जा रही है, तो ये अपवर्ड पोजीशन में आता है, और चेस्ट जो है वो इनवर्ड पोजीशन में आती है। अंडरस्टैंड, समझ में आया कि इससे एयर यहाँ पे बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे भी इस बॉटल में भी हवा भर जाएगी तो ये बाहर की तरफ खुलेगा। ओके जैसे हवा बाहर जाएगी तो ये अंदर की तरफ जाएगा। समझा अभी सभी को? यस, वेरी गुड। तो यही हमें देखना है यहाँ पे। ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन रिब मूव इन द इनवर्ड while the diaphragm move up in the former position, diaphragm अपने पोजीशन में जाता है। the reduce the size of the chest cavity and also of the lungs, lungs का भी chest की cavity रिलैक्स हो जाती है और lungs का साइज भी कम हो जाता है। due to this the air pressure inside the lungs is increases, lungs के अंदर एयर प्रेशर बढ़ जाता है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन में एयर प्रेशर लंग्स में बढ़ता है, और इसमें चेस्ट के नहीं, एयर प्रेशर लंग्स का डिक्रीज हो जाता है इनहेल में। एंड देयर फॉर्म ऑफ द लंग्स इज पुश आउट, वी कैन फील दिस मूवमेंट बाय कीपिंग अवर हैंड इन द एब्डोमेन। हमारा एब्डोमेन मतलब पेट जो है, वहाँ पे अगर हमने हाथ रखा तो भी हमें समझ में आ जाता है कि कैसे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। अंडरस्टैंड, समझ में आया सभी को? ओके अभी डू यू नो जो है वो पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, पढ़ा करो रे, अच्छा लगता है। देयर आर अबाउट 750 मिलियन एलिव ऑयल इन द लंग्स, लंग्स में इतने सारे मिलियन एलिव ऑयल्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, देखो कितने, 750 मिलियन। टोटल सरफेस एरिया आर दिस एलिव ऑयल्स इज अबाउट 100 स्क्वायर मीटर, पूरा मतलब ये 750 जो है वो 100 स्क्वायर मीटर में आ जाते हैं। अंडरस्टैंड? ओके नाउ नेक्स्ट दिस एक्टिविटी नाउ आई एम टेलिंग टू यू। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस एक्टिविटी में क्या हुआ है, क्या किया है। ओके यू शुड रीड इट आउट। एंड नेक्स्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट द बलून रिप्रेजेंटेड द लंग्स, इसमें बलून जो है वो लंग्स है। द बॉटल रिप्रेजेंटेड द चेस्ट कैविटी, बॉटल जो है वो चेस्ट कैविटी है। एंड द रबर शीट रिप्रेजेंटेड द डायफ्राग्राम, रबर शीट से डायफ्राग्राम समझ में आती है। When the rubber sheet is pulled down, the space inside the bottle increases and the air pressure inside it reduces. Rubber sheet is pulled down, जैसे रबर शीट को आप नीचे खींचते हो, इनसाइड बॉटल के अंदर की स्पेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और एयर प्रेशर कम हो जाता है। Due to this, the air from outside enter the balloon, अगर बलून में से पूरी हवा बाहर निकल गई, रिलैक्सेशन द रबर शीट रिलैक्स हो जाती है, अपने आप अपनी स्पेस में आ जाती है। एंड बॉटल के अंदर का जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, वो भी कम हो जाता है। द एयर प्रेशर इनसाइड इज इंक्रीजेस, हेंस एयर फ्रॉम द बलून इज पुश आउट एंड बलून गेट डिफ्लेक्टेड। ओके इसमें इतना समझ लो कि जब भी इनहेलेशन होता है तब लंग्स का एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, जब भी एक्सहेलेशन होता है तो लंग्स का एयर प्रेशर ये इंक्रीज होता है। बस ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए, बाकी खत्म। नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट डू वी ब्रेथ आउट। ये अभी हमने पढ़ा था कि हम ब्रेथ कैसे करते हैं, हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, ये हमें देखना है। ओके देखिए उसके लिए भी एक एक्टिविटी दी है उन्होंने। टेक अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, पुअर सम लाइम वाटर इन इट, make a hole in the crock and insert the plastic straw in it. Fix the crock in the test tube and make it airtight. Make sure that end of the straw dip in the lime water. Now blow gently through the straw a few minutes. What do you observe? उन्होंने कहा है, कुछ नहीं कहा है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है,
ओके, टेस्ट ट्यूब कैसे होती है, अभी आप स्कूल में आते तो मैं आपको दिखा देती, लेकिन जब भी आप आओगे तो हम दिखाएंगे टेस्ट ट्यूब कैसे होती है। ग्लास की होती है, ग्लास की टेस्ट ट्यूब होती है। देखिए एक छोटी सी होती है ऐसी बारीक, आपने देखा होगा कहीं पर भी, है ना। लैब में गए हो कि लास्ट ईयर आपको टीचर ने दिखाया था क्या, नहीं दिखाया था। ओके, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। दिस इज आवर टेस्ट ट्यूब। ऐसी एक छोटी सी ग्लास की एक टेस्ट ट्यूब होती है। टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें हमें लाइम वाटर डालना है। लाइम वाटर मीन्स क्या होता है लाइम? लाइम वाटर मीन्स नींबू पानी। ओके, नींबू पानी डालना है। देखो, होल इन द क्रॉक, क्रॉक मीन्स उसका ढक्कन, जो ऊपर का इसको ढक्कन जो होता है उसको एक होल करना है, एंड इनसाइड द प्लास्टिक स्ट्रॉ, उसमें एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ डालना है। फिक्स इट क्रॉक इन द टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब में जैसे हम उसको एक उस टेस्ट ट्यूब में उस क्रॉक की साइड फिक्स द क्रॉक, उस क्रॉक मतलब ढक्कन, उस ढक्कन को फिक्स करना है टेस्ट ट्यूब में। मेक श्योर दैट द एंड ऑफ द स्ट्रॉ डीप इन द लाइम वाटर। अब ये क्रॉक में एक स्ट्रॉ डालना है और इसको स्ट्रॉ को अच्छे से देखना है कि पूरी तरह टेस्ट ट्यूब में डूबना, लाइम वाटर में डूबना चाहिए स्ट्रॉ। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ, धीरे से हमें फूंक मार दिया, उसके बाद देखना। उसके बाद हम जैसे देखते हैं वैसे हमें समझ में आता है कि वहाँ से इफरवेंसेस आने लगते। जैसे हम फूंकते हैं वहाँ से क्या आता है, इफरवेंसेस आता है। इफरवेंसेस का मतलब बुड़बुड़े, बबल्स, समझा, बबल्स आने लग जाते हैं और वो जो सोल्यूशन जो वो व्हाइट हो जाता है। कैसा कलर का हो जाता है, थोड़ा सा व्हाइटिश हो जाता है। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी ब्लो इट, जब हम फूंकते हैं तो आपको पता है क्या, हमारे मुंह में से बाहर आने वाली गैस जो होती है, हवा जो होती है, एयर जो होती है, वो कौन सी होती है? दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में मिक्स हो जाता है, दे चेंज द कलर, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई दे व्हाइट कलर इज मेक इट। नाउ नेक्स्ट यू विल ऑब्जर्व दैट द लाइम वाटर टर्न मिल्की, मिल्की मतलब व्हाइटिश कलर का हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी वजह से हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेल एयर विच टर्म लाइम वाटर मिल्की, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है। नाउ दिस क्वेश्चन इज अराइज, डू यू नो ओनली एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड? क्या हम ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं? नो वी डोंट, वी एक्सेल मायरर, एक्सेल ऑन अ मायरर, मतलब बहुत ही कम। क्या हम इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं? तो नहीं, बहुत ही कम। डू यू सी सम ड्रॉपलेट्स ऑफ द मिरर, सॉरी रॉन्ग हो गया। डू यू क्या हम ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं? नो, हम और कुछ छोड़ते हैं। हम और कुछ क्या छोड़ते हैं? वी वाटर वेपर्स, वेपर्स भी आते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? मिरर लेना है, मिरर के सामने एक्सेल करना है, ऐसे करना है। ऐसे किया तो क्या दिखेगा? कुछ ड्रॉपलेट्स दिखा देते हैं मिरर के ऊपर, है ना। फ्रॉम वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? When we exhale, do not only give out the carbon dioxide but also give out the oxygen, water vapor, nitrogen and other gases. It means उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो ड्रॉपलेट्स में क्या होगा? वाटर वेपर्स भी होंगे, उसके साथ थोड़ा सा ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, नाइट्रोजन भी छोड़ते हैं, अदर गैसेस भी हम लोग बाहर छोड़ते हैं। अंडरस्टैंड? समझा सभी को? ओके, नाउ ये डू यू नो आपको पढ़ना है कि अब जब हम इनहेल करते हैं तब हम ऑक्सीजन 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% लेते हैं। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं तो ऑक्सीजन हम 16.4% छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ओनली 4.4% छोड़ते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना, तो हम उसको ज़्यादा परसेंटेज में लेते हैं, ज़्यादा परसेंटेज में छोड़ देंगे। अंडरस्टैंड इट? समझ में आया? देन नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीथिंग इन एनिमल। वी विल सी अ नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ने वाले हैं और हमारा लेसन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड इट? तो जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।